नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी। ठीक है ना, एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट नोट्स है। ये कक्षा 9 है ना, कक्षा 9 की समकालीन विश्व एवं भारत, वो वाली पाठ्य पुस्तक है। उसका पहला पार्ट है। इसके नोट्स वह जो पाठ्य पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो है ये। ठीक है, तो चलिए और एक फैक्ट इसको आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इससे अपना जो पाठ पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, पार्ट 1। फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है। समकालीन विश्व एवं भारत, कुछ ऐसे नाम हैं। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु हैं। फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। सही है। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में पूर्व राजवंश का लुई 1774 में किस राजवंश का? पूर्व राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसन हुआ। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसन हुआ तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दब गया था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे, बाकी 2 नहीं देते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 90% किसान थे भाई, और बाकी 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट, यानी इनको कर से छूट दी। किसको? प्रथम 2 स्टेट और कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर पर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, एक प्रकार का धार्मिक कर है ये टाइद, ठीक, के रूप में वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर टाइल भी देना पड़ता था। यानी टाइद और टाइल। तब टाइद क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर, और टाइल टाइल क्या है? यह एक प्रत्यक्ष कर है। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। ठीक, फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मार्सिले। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई 21 जनवरी 1793 में। उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ठीक है, लुई 16वें को कब दी थी? 21 जनवरी 1793 में। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। 1 साल 93 से 94। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। मैक्सिमिलियन। जैकोबिन को सोकुलात के नाम से जाना जाता था। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। कब? 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। 21 सितंबर 1992 को राजतंत्र का अंत हो गया भाई। गणतंत्र सरकार का बहरूप, जहाँ सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। ठीक है, गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ और रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलोटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। ठीक, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ इतनी सख्ती से लागू किया नीतियों को कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।
जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों में नहीं चला। 1 मिनट। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। किसके बाद आ गई? जैकोबिन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली, कितने सदस्यों वाली? 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरियों को आपसी झगड़ों से नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब है अभ्यास प्रश्न। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। ये जो पाठ्य पुस्तक के बाद के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो है ये। लुई 16वां का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। मजदूरी, व्यवसायों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मजदूरी महंगाई की दर से, ठीक है। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पानी की वस्तु में आसमान छूने लगी थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा। इसमें कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से, ठीक है। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई? तो देखें, पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? तो फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फायदा मिला। कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा जो जनता से सामंती कर वसूलते थे। पादरी वर्ग को निराशा हुई जिनकी चर्चा को बंद कर दिया गया और चर्चा के भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासतें छोड़ गई। पहली है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी उन्हें फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुए और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। किस में? अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है, ठीक। उन जनवादी अधिकारों की सूची तो देखें, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे?
सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा था। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। है ना? मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समकक्ष समान हैं। ठीक है। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। आई बात समझ में? गरीबों को अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। ये पार्ट में नहीं है भाई, ये जो क्वेश्चन आंसर वालों ने उनकी तरफ से दिया है, ये किताब में नहीं आया है कि भाई जन्म कहाँ हुआ था। जो पार्ट 1 है ना, ये कक्षा 9 का, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया में और सार्डिनिया। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चल देखते हैं। लुई 16वां कब फ्रांस पर आसीन हुआ? 1774 में। लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? 20 साल थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लुई 16वां जबकि राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे? लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण थे लंबे समय तक युद्ध का चलना। लिब्रे क्या है? इसे कब समाप्त कर दिया गया? यह फ्रांस की मुद्रा होती है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। कब? 1794 में। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर। किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा हुआ था? जब 18 का उत्तर है, 17 का आंसर नहीं दिया यार इसमें। चल कोई बात नहीं, है ना। कितने स्टेट में बांटा गया था? प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेट के लोग टैक्स अदा करते थे? इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग, किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। टाइद आ गया ना। टाइद और टाइल में क्या अंतर है? फ्रांस में धार्मिक कर को टाइद और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था। लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? लुई 16वें कर बढ़ाने के निम्न कारण थे कि जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ, वित्तीय संसाधन में कमी, बार बार युद्ध की मार। स्टेट जनरल क्या है? यह क्या कार्य करता था? स्टेट जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? 1791 में नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 1791 फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया?
नेशनल असेंबली को सौंपा था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? जब रूसो थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। ये आती है भाई? बताइए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी रचना है? रूसो, जॉन लॉक, व्लादिमीर, ऐसे ऐसे आते हैं ना। रूसो। लुई सोल्वे की मृत्यु कैसे हुई? न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी। 21 जनवरी है। 21 जनवरी 1900 नहीं 1900 नहीं है ये। 1773 कुछ ऐसे होगा यार ये। 1973 में उसे सार्वजनिक 1873 है शायद, पता नहीं भाई। 1789 नहीं 1773 है। हाँ 1789 में क्रांति हुई ना। ये तो तारीख गलत है यहाँ पे। फ्रांस के इतिहास में कैसे समय को आतंक का युग कहा जाता है? वो था ना, वो 1 साल के लिए उसको ग्लूटन किया था, रॉबर्ट वॉशफियर, क्या नाम था वो। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे, 2/3 जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थी। ठीक। फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासनकाल में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? इनमें से किसको मतदान का अधिकार था? 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। शेष सभी पुरुष तथा महिलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लुई 16 के फिर से कर लगाने की खबर कि कौन सी व्यवस्था लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया? फिर से कर लगाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिए गए थे। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया? उनके विचारों को किस प्रकार जनसाधारण तक पहुंचाया जाता था? लुई सरकार की निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की खाई और असुरक्षा की भावना से फ्रांस में क्रांति की आग अभी सुलग ही रही थी के विचारों ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों को उनके विचारों में अपना भविष्य नजर आया। उनके विचारों पर कॉफी हाउसों पर सैलूनों की गोष्ठी में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों तथा अखबारों के माध्यम से उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। ठीक है। फिर ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था? फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वें का शासन था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण थे लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर व्यापारियों किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार जो लोगों की क्रांति के लिए प्रेरित किया, महंगाई, बेरोजगारी, बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ, कर में भारी वृद्धि। इन क्वेश्चनों से पूरा पार्ट तो कवर नहीं होता है, लेकिन कुछ होता है तो कुछ भी काफ़ी है। ठीक है ना, और बाकी नोट्सों में देख लेंगे जो ऑफिशियल है। फ्रांसीसी महिलाओं के मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1941 में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्या था? यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से एक था। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ठीक है। द गेम से थी एक महिला क्रांतिकारी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन था? उनकी मृत्यु कैसे हुई? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। 1793-94 आतंक का युग इसी के टाइम था भाई। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि इसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे।
जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और फिर उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किसको? मैक्सिमिलियन रॉबespierre। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग क्या थी? मांग थी यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सही बात है। 1971 के नए संविधान फ्रांस की महिलाओं को किस बात से निराशा हुई थी? उन्होंने क्या मांगे रखी? 1771 होगा यार ये, यहाँ पर 1871 होगा। ये 1771 ये। महिलाओं को इस बात से निराशा हुई कि 1771 के संविधान उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। उन्होंने निम्नलिखित मांगे रखी। महिलाओं को मताधिकार मिले, उन्हें असेंबली के लिए चुने जाने का राजनीतिक उन्होंने निम्नलिखित मांगे रखी थी। महिलाओं को मताधिकार मिले, उन्हें असेंबली के चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कौन कौन से कानून लागू किए? अथवा क्रांतिकारी सरकार द्वारा फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किए गए किन्हीं 5 कानूनों को उल्लेख कीजिए। सरकारी विद्यालयों के स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है। पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए वैध नहीं कर सकते। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। ठीक। इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। बस वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। इस कानून के अनुसार महिलाएं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। आतंकराज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए? आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सही है। जोकोविन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार कौन से ये किया था? सही क्या है? वो आतंक के समय 1793-94 के टाइम पे। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार कौन से थे? जब दास प्रथा का उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे। महिलाओं के जीवन में सुधार, उनके शिक्षा और व्यवसाय कार्य में सुधार। डायरेक्टरी या डायरेक्टरी क्या है? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। ये परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका की नियुक्त किया, जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। फ्रांस सरकार के स्वरूप में कौन से 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया? सही है। फ्रांस सरकार के स्वरूप में कौन से 3 मूल्य थे? जब देखें स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व। फ्रांस सरकार के स्वरूप में 3 मूल्य आदर्श थे: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फ्रांस ही नहीं बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया? फ्रांस ने 1791 के संविधान के तहत निम्नलिखित राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया। सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय 1791 में, है ना, अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। मताधिकार के लिए 2 श्रेणियां निश्चित कर दी गई, जिसमें सक्रिय नागरिक एवं निष्क्रिय नागरिक शामिल थे। सक्रिय नागरिक के वोट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव करते थे। रूसों ने किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को उल्लेख किया? ये किताब आ सकती है भाई, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन 5 बिंदुओं पर कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन 5 बिंदुओं पर कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति निम्नलिखित थी। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति दयनीय थी। फ्रांस भारी कर्जे में डूबा हुआ था, उनके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। फ्रांस की जनता गरीबी के जाल में फंसी हुई थी।
किसानों और गरीब जनता के बीच रोजी रोटी का संकट था। फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति का, ठीक है। किसानों और गरीब जनता के बीच रोजी रोटी का संकट था। फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें किसानों को अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बूर्बो। ये आ चुका है क्वेश्चन। बूर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां का शासन था। फ्रांस में 1789 की क्रांति के प्रारंभ में दार्शनिकों का योगदान क्या था? 5 बिंदुओं में लिखिए। जब दार्शनिकों ने अपने विचारों एवं अपने पुस्तकों के माध्यम से 1789 की क्रांति में बहुत बड़े योगदान दिए, जो निम्नलिखित है। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसों ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। दार्शनिकों की बात है। अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। मॉन्टेस्क्यू का उल्लेख नहीं था भाई, उन्हें उसकी पुस्तक का उल्लेख था पाठ में। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हौसलों सैलूनों की गोष्ठी में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। फ्रांस की महिलाओं द्वारा प्रारंभ की गई सबसे लोकप्रिय राजनीतिक क्लब का ये आ सकता है भाई, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली का वर्णन कीजिए। जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनप्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था, इसलिए जैकोबिनों को सो क्लॉथ के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सो-क्लॉथ पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, ठीक है ना, सो-क्लॉथ, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। सो-क्लॉथ द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी किस बात का प्रतीक थी? 18वीं शताब्दी में फ्रांस के मध्यम वर्ग की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के 5 प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। मजदूरों और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई नेशनल असेंबली द्वारा। महंगे और सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। ये तो जो क्रांतिकारी था ना, उसने किया था ये 1 साल के लिए। सभी को साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। फ्रांस में 18वीं सदी में किसानों से टाइद नामक टैक्स क्यों वसूलते थे? धार्मिक करता है टाइद और टाइल प्रत्यक्ष। फ्रांस में 1789 क्रांति के बाद लोगों ने दैनिक जीवन में किस प्रकार का बदलाव देखा? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। फ्रांस में 1789 में प्रेस पर प्रतिबंध के समाप्ति के परिणामों का प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे प्रमुख विरासत थे। फ्रांसीसी क्रांति के आलोक में कथन की व्याख्या कीजिए। ये कुछ जानते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी थे, इससे कुछ तो हेल्प मिलेगी अपन को पाठ क्लियर करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाठ को पढ़ने के बाद में, किताब में इस पाठ को पढ़ने के बाद में इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।